ओके, तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12th के होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान के सब्जेक्ट के लिए। बेसिकली बच्चों, होम साइंस सब्जेक्ट का कल यानी कि 27 दिसंबर 2022 को आपका जो प्री बोर्ड का पेपर होने वाला है, प्री बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है, इस संबंध में इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को बच्चों कंप्लीटली यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके कल के प्री बोर्ड के ऑफिशियली एग्जाम, ठीक है। और इससे पहले इस पेपर के सॉल्यूशन का मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर रखा था, ठीक है। ये पार्ट 2 है जिसे मैं आपको कंप्लीटली हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इवन जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहेंगे उनके लिए भी यहाँ पे आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कल के प्री बोर्ड एग्जाम के लिए। देखेंगे टाइमिंग आपके 3 घंटे की है, मैक्सिमम मार्क्स आपके टोटल 70 होने वाले हैं। एक बार हम पेपर के पैटर्न को समझ लेते हैं, क्योंकि अभी भी कई बच्चे ऐसे होंगे जो न्यू बच्चे हैं, उनको पेपर का पैटर्न पता नहीं होगा। आपका जो पेपर है वो टोटल उसमें 35 क्वेश्चन होंगे, 3 सेक्शन रहेंगे ए बी सी। सेक्शन नंबर जो ए रहेगा, यहाँ पे मैं इसको ले आता हूँ। सेक्शन नंबर जो ए रहेगा इसमें टोटल आपके जो क्वेश्चन है वो 18 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है। फिर खंड बी जो रहेगा 2 तरीके के क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के टोटल इसमें आपके 7 क्वेश्चन होंगे और 3 मार्क्स के टोटल इसमें आपके 4 क्वेश्चन होंगे। फिर खंड सी आ जाएगा, खंड सी में आपके जो है 4 मार्क्स के इसमें आपके 4 क्वेश्चन होंगे और 5 मार्क्स के इसमें आपके 2 क्वेश्चन होंगे। अब एक स्टूडेंट्स होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है ये जानना कि हमको पेपर में चॉइसेस मिलेंगी या नहीं। तो वेल यहाँ पे आपको चॉइसेस बहुत ज्यादा मिलेंगी। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी। ऐसा नहीं कि जैसे 7 क्वेश्चन होंगे तो आपको कोई 4 करने, नहीं, आपको क्वेश्चन के अंदर में मिल जाएगी। जैसे 5वां क्वेश्चन है उसमें चॉइस मिल गई, 2 होंगे कोई अथवा वाला, ऐसे करना होगा, ठीक है। 3 मार्क्स में आपको 1 में चॉइस मिलेगी, 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी, 5 मार्क्स के 1 क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपको पूरे पेपर में टोटल 7 चॉइसेस मिलने वाली है। बहुत अच्छी बात है आप सभी के लिए, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक वीडियो अपलोड की थी बच्चों मैंने, जिसमें मैंने आपको खंड ए और खंड बी यानी कि टोटल हमारे 18 एमसीक्यू, ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन और जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे, इन सभी को हमने कंप्लीट कर लिया था बच्चों पिछली वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में। यदि आप में से किसी भी बच्चे ने जो इस वीडियो को देख रहा है उसने यदि पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाके देख लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्यों देखना है भाई? क्योंकि इसमें हमने 1 मार्क्स से 18 एमसीक्यू, 2 मार्क्स से 7 क्वेश्चन, अगर देखें तो 10 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 4, देखें तो 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इन सभी को कंप्लीट हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम 4 मार्क्स के हमारे क्वेश्चन और जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, इन सभी को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो एक बार इंग्लिश मीडियम के बच्चे अपने पेपर के पैटर्न को समझ लें। 35 क्वेश्चन होंगे, 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए में 18 एमसीक्यू, सेक्शन बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 3 मार्क्स के क्वेश्चन, और सेक्शन नंबर सी में 4 मार्क्स से और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आएंगे। तो एक बार मैं आपको रिपीटेशन करवा देता हूं। जैसे सेक्शन नंबर ए था हमारा, तो सेक्शन नंबर ए में टोटल हमारे जो है वो 18 एमसीक्यू क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ये इस तरीके के क्वेश्चन थे और हर एक मैंने आपको समझाया हुआ था अच्छे तरीके से। और बाकी का फिर यहाँ पे हमारा जो है वो सेक्शन नंबर बी स्टार्ट हो गया था। 1 मिनट देखते हैं कहां गया। हाँ, सेक्शन नंबर बी हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया था। इसमें आपके 2 मार्क्स से 7 क्वेश्चन थे और 3 मार्क्स के टोटल 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया और फिर यहाँ पे चलते हैं आगे। अब जो हमारा आज का मेन पॉइंट है उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है, जो कि आता है सेक्शन नंबर हमारा, हाँ ये रहा, देखो सेक्शन नंबर सी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन प्लस में जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, इनको आज के सेशन में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 से बात करेंगे कि महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि महिलाओं को समाज में और ज्यादा मजबूत करने के लिए, उनकी शक्ति को बढ़ाने के लिए, उनको सम्मान दिलाने के लिए, उनके हक में सरकार ने क्या क्या कदम अभी तक उठाए हैं, ठीक है। तो ये एकदम बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, आप भी आसानी से कर सकते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, हर एक पॉइंट मैं आपको एकदम आसान तरीके से समझाऊंगा। अब एक चीज देखो, मान लो मैं आपको ठीक 30 मिनट में ये वीडियो खत्म कर दूं, आपको कुछ समझ में ना आए तो कोई फायदा है? अगर वही 10-15 मिनट और आपका थोड़ा टाइम ले लो, लेकिन अच्छे से समझाओ एक ही बार में कि आप भूलो नहीं, तो वो ज्यादा बेटर है। तो मैं आपका टाइम वैसे से कंज्यूम करूंगा, लेकिन अच्छे के लिए, ठीक है। देखिए पहला है संवैधानिक समानता। बेसिकली भारतीय संविधान ने, ठीक है, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 16 का 1, इसके अनुसार यह कहा गया है कि समान रोजगार के अवसर व समान वेतन का, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को यदि वो योग्यता रखते हैं किसी भी जॉब के लिए, तो उन्हें समान रोजगार मिलेगा और उसके लिए समान वेतन भी। जैसे मान लेते हैं
कोई महिला है कोई पुरुष है, दोनों जो है वो अध्यापक की नौकरी करते हैं। एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट स्कूल में अध्यापक की नौकरी करते हैं। एक जो है वो भी 10वीं को पढ़ाता है 4 पीरियड, और दूसरा भी 10वीं को 4 पीरियड पढ़ाता है। तो दोनों को एक जैसा रोजगार है तो एक जैसा समान वेतन भी दिया जाएगा। ठीक है, फिर आता है दूसरा, कार्यस्थल पर शिशु सदन। बेसिकली फैक्ट्री अधिनियम 48 के अंतर्गत ये कहा गया कि यदि किसी भी फैक्ट्री में 40 से अधिक महिला हैं तो वहां पे एक ऐसा कक्ष, ऐसा रूम बनाया जाना चाहिए जहां पे महिलाएं जो है वो समय समय पर जाकर आराम कर सके, खास करके वो महिलाएं जो गर्भवती हैं और फिर भी काम करने के लिए मजबूर हैं उनके लिए। ठीक, फिर तीसरा है समाज कल्याण विभाग। तो बेसिकली ये जो विभाग है ये दो तरीके से काम करता है। इसमें महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना यानी एनपी का गठन किया गया, और दूसरा महिलाओं के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम यानी कि ईआरए को लागू करने में ये सहायक होता है समाज कल्याण विभाग। ओके, अब यहाँ पे और भी कुछ बातें हैं, जैसे कि नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण व कार्यस्थल पर सुरक्षा। बेसिकली कार्यस्थल पर सुरक्षा यानी कि उनके साथ में कोई भेदभाव ना हो, ठीक है, लैंगिक शोषण ना हो जाए उनके साथ में, इस बात का खास ख्याल रखा जाए। साथ ही नौकरियां वगैरह जो होती है इसमें महिलाओं के लिए कुछ आरक्षण दे दिया जाए ताकि महिलाएं भी जो है वो अपने आप को निखार सके बेसिकली। ठीक है, श्रम मंत्रालय के द्वारा महिला श्रमिकों की समस्याओं को सुलझाने हेतु वरिष्ठ महिला प्रकोष्ठों की स्थापना। दैट मीन्स क्या होता है, ये जो श्रम मंत्रालय है इसने महिला श्रमिकों की समस्या को सुलझाने के लिए महिला प्रकोष्ठों की स्थापना की है, जहां पे श्रमिक महिलाएं जाके अपनी समस्या बताती हैं और वो इसको सुलझाती है। ठीक है, साथ ही योजना आयोग का एक समूह है जिसको बोलते हैं कार्यकारी समूह। तो योजना आयोग कार्यकारी समूह की स्थापना जो कि महिलाओं के रोजगार में भागीदारी को सुनिश्चित करता है, इसके लिए की गई थी। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे और भी अधिनियम थे, जैसे कि 1948 का फैक्ट्री अधिनियम, ठीक है, 1952 का खदान अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई मातृत्व अधिनियम 1961। ठीक है, सरकारी योजनाएं भी हैं, केजीबीवाई, एसएसए, लाडली, बीबीबीपी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये चीजें हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है जिसे आप इजीली इसमें लिख सकते हो जब भी बात आएगी महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदम के बारे में। ठीक है, अब आप नहीं भूलोगे, एकदम आसान तरीके से समझ गए। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है इसी में, रसोई घर की कार्य प्रणाली लिखिए। देखो, आपसे क्वेश्चन पता है कैसे पूछे जा सकते हैं। 4 मार्क्स में पता है क्या होगा, या 5 मार्क्स में क्या होगा कि आपसे क्वेश्चन 2 भी पूछे जा सकते हैं एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत, आपसे क्वेश्चन एक ही पूछा जा सकता है लेकिन उसमें भी 2 रहेंगे। ठीक है, तो मैं आपको सीधा एकदम ज्यादा डिफिकल्ट ना बनाते हुए सीधा आसान तरीके से बताता हूँ। ठीक है, बेसिकली रसोई घर की कार्य प्रणाली। तो रसोई घर वह स्थान है जहां पर भोजन तैयार किया जाता है। बड़े होटल में भोजन तैयार करने के विभिन्न पक्ष होते हैं तथा बहुत से कर्मचारी। ठीक है, रसोई घर क्या होता है, हमारे घर में आपने किचन देखा होगा तो उसी को हम रसोई घर कहते थे, जहां पे घर के सभी कर्मचारी को, बेसिकली घर में तो सदस्य रहते हैं, ठीक है, कर्मचारी दैट मींस जो भी होटल, मोटेल्स, रिजॉर्ट या फिर किसी ऑफिस वगैरह में, तो वहां की बात अलग है। ठीक है, तो बड़े होटल में भोजन तैयार करने के कई पक्ष होते हैं जहां पे बहुत सारे कर्मचारी कार्य करते हैं। कार्यप्रणाली क्या होती है, वो कार्यप्रणाली ये है कि रसोई घर पर प्रमुख होता है जिसका कार्य रसोई घर के क्रियाकलापों की योजना बनाना, व्यवस्था करना और नियंत्रण करना होता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे आपको कुछ वर्डिंग का मिस्टेक दिख रहा होगा, ठीक है, तो आप उसे भूलिए, बस इतना याद रखिएगा कि जो कार्यपालक रसोईया होता है, यानी कि वो जो किचन होती है उसका जो मेन रसोईया होता है, हमारे घर में माताएं होती हैं, ठीक है, माताएं बहनें जो भी हैं, तो वो क्या करती हैं, वो ये देखती है कि भाई आज हमें क्या बनाना है, उसकी योजना बनाती हैं, और जो बनाना है, मान लेते जैसे आज की पनीर बनाना है, ठीक है, कुछ भी बनाना है, तो उसके लिए फिर व्यवस्था करनी शुरू कर दी और उसके बाद में फिर उसको बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद में उप रसोईया होता है, यानी कि किसी होटल की बात कर लेते हैं तो एक तो मुख्य रसोईया हो गया, उसके बाद में एक आता है उप रसोईया। रसोई घर के कुछ अनुभागों के पर्यवेक्षक होते हैं जिन्हें सेफ दी पार्टी कहते हैं। तो याद रखेंगे, सेफ दी पार्टी का मतलब क्या है, तो रसोई घर के कुछ अनुभागों के पर्यवेक्षक जिन्हें सेफ दी पार्टी कहते हैं। ठीक है, साथ ही यहाँ पे एक तो उप रसोईया हो गया, सेफ दी पार्टी हो गई, फिर यहाँ पे अनेक रसोइये होते हैं जो कि खाने की वस्तुएं बनाया करते हैं उनके, यानी कि जो एक प्रमुख रसोईया होता है उसके नीचे एक अन्य रसोईया होता है, उसके नीचे सेफ दी पार्टियां होती हैं, फिर छोटे छोटे अन्य जो किचन के लोग होते हैं वो खाना बनाना शुरू कर देते हैं। रसोई घर की व्यवस्था का संबंध रसोई घर के भंडारण, ठीक है ना, रसोई घर के भंडारण, रखरखाव, स्वच्छता, क्रॉकरी वितरण से होता है। ठीक है, यानी कि रसोई घर की जो व्यवस्था है वो हम कैसे देखते हैं कि भाई रसोई घर में क्या क्या अभी है हमारे पास में, कैसे रखरखाव किया जाता है, स्वच्छता कैसी है, वहां पे क्रॉकरी कैसी चल रही है, इस तरीके से। ठीक है, इस विभाग में एक कार्यपालक रसोई प्रबंधक खाने के बर्तन धोने, पकाने के बर्तन धोने तथा रसोई घर के साफ करने के लिए बहुत सारे कर्मचारी होते हैं। ठीक है ना,
यानी कि आपको क्या करना है, जैसे एक कभी आप बड़े होटल में गए होंगे, कि नहीं भी गए तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि होटल रिव्यूज तरीके से, तो आपको वहां पे बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। बस उन्हीं चीजों को आपको जो है वो अपने शब्दों में यहाँ पे बिखेर देना है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया आप सभी का कि महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदम, और उसके बाद में रसोई घर की जो कार्य प्रणाली है वो इजीली देख सकते हैं। अब आता है इंग्लिश में। इंग्लिश में इस तरीके से आएगा बच्चों, डिस्क्राइब द इफेक्ट्स मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। तो क्या क्या है, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी दी गई है, चाइल्ड रेस एट द वर्क प्लेस, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद में है रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन जॉब्स एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वुमेन्स कॉल्स बाय मिनिस्टर ऑफ लेबर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन वर्कर्स। तो ये सारी चीजें आप एक दो पॉइंट भी दे सकते हैं। कुछ अदर एक्ट्स थे, ये 1952 है, ये 1948 है, इस तरीके से, ठीक है ना। एंड गवर्नमेंट स्कीम थी KGBYSS, लाडली, BBPA, सॉरी BBP, यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज दैट राइट द फंक्शन ऑफ द किचन, ठीक है ना, या फिर किचन हाउस कह सकते हैं इसे हम। तो ये क्या है, मोडस ओपरेंडी, ये कुछ इस तरीके से आप इसे पढ़ लेना इजीली, ठीक है। वेल आप इसे इंग्लिश में चाहो तो कार्य प्रणाली भी कह सकते हो, फीचर्स कह सकते हो इसको बेसिकली, ठीक है, या फिर प्रोसेस ऑफ किचन कह सकते हो, ओके। नाउ अब आता है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें भी एक चॉइस है आपको, आपकी सहेली अपनी पोशाक डिजाइन करना चाहती है, आपकी पोशाक में आवर्तिता लाने के तरीके उसे समझाइए। यानी कि आपकी सहेली है, रीमा, सीमा, गीता, मीता, रीना, जो भी है, ठीक है, तो वो पोशाक डिजाइन करना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से अपनी पोशाक में आवर्तिता ला सकती है, वो तरीके आपको यहाँ पे समझाने। तो पहले तो आपको यह समझना होगा कि आवर्तिता का मतलब क्या होता है। तो डिजाइन अथवा वितरण की रेखाओं, रंगों अथवा अन्य तत्वों को दोहराकर पैटर्न का सृजन करता है, जिसके माध्यम से पोशाक आंखों को अच्छी लगती है। बेसिकली क्या होता है, आप जब अपने जो भी कपड़े वगैरह होते हैं उनको जब आप घड़ी करते हो, तो घड़ी जब करते हैं तो उसके डिजाइन, उसके रंग, अन्य जो तत्व होते हैं वो इस तरीके से हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। आप देखना, कोई भी कपड़ा लेना, ठीक है, उसको आप ऐसे ही बिस्तर पे फेंक देना, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अगर उसी कपड़े को दूसरा ले लेना और उसको एकदम घड़ी करके एकदम सजा धजा के रखिएगा तो कितना अट्रैक्ट करेगा। तो आवर्तिता का मतलब भी यही होता है, ठीक है। ऐसी पोशाक को बनाएं, मतलब इस तरीके से उसे डिजाइन करें, इस तरीके से उसे मतलब कि दोहराएं जो कि आपकी आंखों को अच्छा लगे, ठीक है। वह अपनी पोशाक में निम्नलिखित तरीके से आवर्तिता ला सकते हैं। अब वो आवर्तिता लाने के तरीके क्या है, तो सबसे पहला तरीका है बच्चों दोहरा कार्य। इसका मतलब क्या है, तो पोशाक में कशीदारी, लेस, बटन, पाइपिंग आदि को गले, बाजू, किनारों पर दोहराकर उसमें आवर्तिता लाई जा सकती है, ठीक है। दूसरा है उतार चढ़ाव। इसका मतलब क्या होता है, तो पोशाक में बहुत सारी कलाकृतियां, रेखाएं, बटन, रंग, बनावट, ये सभी होती हैं। इनकी एक क्रम के अनुसार आप वृद्धि कर सकते हैं या फिर उसमें कमी भी कर सकते हैं। जैसे कमीज में कसीदारी, पेज को छोटे से बड़े क्रम में लगाना, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी कोट सेट ऐसे होते हैं जिसमें शुरुआत में ये जो बटन है वो छोटा होता है, फिर ये बड़ा होता जाता है, फिर ये भी बड़ा हो जाता है, फिर ये भी बड़ा होता है, मतलब थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। साथ ही पोशाक का रंग हल्के से गहरे रंग की ओर बढ़ना, यानी कि मान लेते हैं कि आपकी जो पोशाक है, ठीक है, उसका रंग जो है वो यहाँ पे एकदम इस तरीके से डार्क है, ठीक है, और फिर धीरे 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 ये जो नॉर्मल नॉर्मल ऐसे ऐसे होता चला गया, तो ये अट्रैक्टिव करता है किसी को भी, ठीक है। फिर आता है विकिरण। तो इसमें आंखें जो है वो एक केंद्र बिंदु से एक व्यवस्थित तरीके से गतिमान होती हैं। जैसे कि पोशाक में कमर की चुन्नटें सूर्य की किरणों के समान फैलना। दैट मींस मान लेते हैं कोई लड़की है, ठीक है, वो पोशाक यानी कि वो जो कुर्ती पजामा होता है उनका वो पहनती है, और उनका जो चुन्नी होता है वो जिस तरीके से वो पहनती हैं वो ऐसा लगता है जैसे सूर्य की किरणों के समान हो। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। और ऐसे महिलाओं के बारे में आप देख सकते हैं कि जब वो साड़ी वगैरह पहनती हैं तो उनके में वो जो कुछ वो मतलब कि कुछ एकत्र नहीं कर लेते हैं और फिर मतलब वहां पे कांटा वाटा लगा देते, तो कुछ ऐसा ही वो काफी अच्छा लगता है। ये यहाँ पे विकिरण दर्शाता है। फिर है समांतरता। यह तब सूचित होता है जब तत्व एक दूसरे के समानांतर होते हैं। जैसे पोशाक में दो रंग की धारियां आवर्तिता ला सकते हैं, यानी कि ये समांतरता क्या करती है, इसका मतलब है कि एक पोशाक में दो तरीके के जो रंग है वो एक क्रम के अनुसार चलते जाए, उसको हम बोलते हैं ये चीज, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आ गया क्या मतलब होता है इसका बेसिकली। तो एक बार दोबारा समझा देता हूं। सबसे पहला है दोहराकर, यानी कि आपकी कोई भी पोशाक है उसमें बटन, लेस, पाइपिंग, इन सभी को गले, बाजू, किनारों पर लगा के आप उसमें और अच्छा अट्रैक्टिव बना सकते हो। उतार चढ़ाव, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि कई बार जो है आपके कोई कोट वगैरह है तो उसमें
बटन जो है ऊपर से नीचे छोटा बड़ा करते चलाएंगे, नीचे से ऊपर बड़ा छोटा करते चले जाएंगे, तो ये अट्रैक्टिव होता है। फिर आता है विकिरण। तो कई बार ये होता है कि जो बेसिकली पहले रंग की बात कर लेते हैं, तो कई बार होता है ना कि पहले गाढ़ा रंग यानी कि बहुत ही गाढ़ा रंग होता है, फिर पतला, फिर ऐसे ऐसे होता चला है, तो वो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना, डार्क से हल्का हो जाना, ठीक है। फिर विकिरण आ जाता है जो कि आंखों में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, समांतरता, दो धारियों का उपयोग, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। ओके, अब देखते हैं सी में अगला क्वेश्चन। अगला है वस्त्रों की देखभाल एवं रखरखाव के लिए विभिन्न स्तरों का वर्णन कीजिए। तो वस्त्रों की देखभाल एवं रखरखाव के लिए कितने स्तर हो सकते हैं? तो टोटली जो है वो 5 स्तर यहाँ पे होते हैं। सबसे पहला स्तर होता है घरेलू स्तर। तो घरेलू स्तर पे हम क्या करते हैं, बेसिकली घर में हम जो हमारे डेली बेसिस पे पहनने वाली पोशाकें हैं, हम उन सभी को उपयोग में लाते हैं, ठीक है। और इन वस्तुओं की हम धुलाई जो है वो रखरखाव आसानी से घर पे कर लेते हैं। नॉर्मली आप जो अपने कपड़े वगैरह पहनते हो, इन सभी को धुलाई के लिए आप कहीं किसी लॉन्ड्री वगैरह में लेके जाते हो? नहीं। जब कोट वगैरह होता है, हाँ वो उसकी बात है, उसके लिए अभी हम आगे भी देखेंगे। लेकिन घरेलू स्तर का मतलब क्या हो गया कि जिसमें आप अपने घर में जो पोशाक पहनते हैं उन सभी का उपयोग करते हैं और उनको घर में ही धो लेते हैं, उसके लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा है व्यावसायिक स्तर। तो कुछ विशेष वस्तुओं व वस्त्रों की धुलाई हम लॉन्ड्री द्वारा अथवा व्यवसायी व्यक्तियों के द्वारा करवा सकते हैं। दैट मींस कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जिसे आप खुद नहीं धो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको उसका अनुभव नहीं है। मान लीजिए अभी आप एक 10,000 का कोट लेके आइए, आप उसमें ढंग से बुरुश रगड़ देंगे ना तो वो कपड़ा ही खराब हो जाएगा, ठीक है। तो व्यवसायिक स्तर पे यानी कि कुछ विशेष वस्तु और वस्त्र होते हैं जिनकी धुलाई उसके जो बेसिकली ज्ञानात्मक आदमी होता है उसी से करवानी चाहिए, ठीक है। फिर आता है लॉन्ड्री अथवा ड्राई क्लीनिंग की दुकान। बेसिकली यहाँ जो ग्राहक है वो धुलवाने के लिए वस्त्र लाते हैं और कुछ दिन बाद धुले हुए वस्त्र वापस ले जाते हैं। ग्राहक कोई संस्था या व्यक्ति हो सकता है। कुछ धुलाई घर वस्त्र ले जाने और वापस पहुंचाने की सेवा जो है ये भी देते हैं। कई बार होता है ना कि जो बड़े बड़े आदमी होते हैं, आपने वहां पे देखा होगा कि वो उनके घर पे आते हैं, कपड़े लेके भी जाते हैं और धुल जाएंगे तो कपड़े वापस देके भी जाते हैं। तो ये सुविधा जो लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग की दुकानें देती है, ठीक है। साथ ही ये भी होता है कि कई बार हम अपना कोट वगैरह ड्राई क्लीनिंग करवाने के लिए जाते हैं, तो 2-3 दिन के बाद वो हमें देने के लिए कहता है, तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। फिर आगे आता है व्यवसायी व्यक्ति या फिर धोबी। तो बेसिकली ये घरों, छात्रावासों, होटल, रेस्टोरेंट, ऐसी जो संस्थाएं हैं यहाँ सभी पे सेवाएं देते हैं। यानी कि जो घर होते हैं छोटे मोटे, बड़े बड़े, छात्रावास, हॉस्टल्स जो हो गए, होटल जो हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, यहाँ के जितने भी कपड़े होते हैं, कई बार ये जो धोबी व्यक्ति होते हैं ये भी धोते हैं। धोबी अपने घरों या विशेष स्थानों जैसे कि धोबी घाट, यहाँ पे कपड़ों की धुलाई किया करते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है व्यावसायिक धुलाई घर। इन धुलाई घरों में वस्त्र को विभिन्न धुलाई प्रक्रियाओं के लिए अलग अलग विभाग होते हैं और यहाँ पे जो है आप नॉर्मल व्यक्ति भी धोता है और उसके धोने के लिए मशीनों का भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया भाई कि किस तरीके से जो एक कपड़े हैं उसके धोने की प्रक्रिया यहाँ पे चलती हैं। ओके बच्चों, तो आई होप आपका ये क्वेश्चन नंबर 31 का पार्ट नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया होगा। ओके, तो ये आवर्तीता लाने के कुछ यहाँ पे पॉइंट है। ओके, उसके बाद वस्तु की देखभाल एवं रखरखाव के क्या क्या स्तर होते हैं वो कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं इजीली, ठीक। अब इंग्लिश में देखेंगे तो इस तरीके से कि योर फ्रेंड वांट्स टू डिजाइन हर ड्रेस या फिर हिज ड्रेस, एक्सप्लेन टू हिम द वेज टू इंट्रोड्यूस periodicity इन योर ड्रेस। तो कैसे, पहले तो रिपीटेशन मीन्स मतलब क्या होता है इसका, ठीक है। उसके बाद में फिर हम इसे कैसे कर सकते हैं, तो रिपीटिंग, ठीक है। उसके बाद है फ्लक्शंस, प्रेडिक्शन, पैरेलिजियम, इस तरीके से सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। वेल, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द डिफरेंट लेवल्स ऑफ केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ क्लोथ्स। तो कौन कौन से मेथड्स हैं, तो सबसे पहला है हाउस होल्ड लेवल, प्रोफेशनल लेवल, प्रोफेशनल मैन जो धोबी होता है, लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग शॉप्स एंड कमर्शियल लॉन्ड्रीज, ये चीजें यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है बच्चों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया भाई कि रमेश उपभोक्ता अध्ययन क्षेत्र में जीविका बनाना चाहता है, इसके लिए उसमें कौन से कौशल होने चाहिए, यह भी बताइए कि उसे वस्त्र की किस प्रकार की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि उसे जो है वो वस्त्र की किस प्रकार की जानकारी होनी चाहिए, 4 मार्क्स है, ठीक है। तो उपभोक्ता अध्ययन क्षेत्र में जीविका के लिए बहुत से आवश्यक कौशल है, जैसे कि सबसे पहला कि अच्छा संप्रेषण कौशल, यानी कि कम्युनिकेशन जो स्किल है वो अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा ये, पहले तो बोलना आना चाहिए और दूसरा ये कि सुनना आना चाहिए, सामने वाला क्या कह रहा है, कैसे करना है, कब तक करना है, तो उसे सुनना आना चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है। अंतर्व्यक्तिक कौशल, यानी कि उसे जो है वो अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना आसान तरीके से आना चाहिए, ठीक है।
सहानुभूतिपूर्ण और विवेकपूर्ण अभिव्यक्ति, यानी कि अपनी वो विवेक के अनुसार हर एक मुसीबत, हर एक परिस्थिति का सामना कर सके जो भी उसके काम में रुकावट डालती है। ठीक है। उपभोक्ता जागरूकता के लिए कार्यक्रमों, विज्ञापनों, वार्ताओं को विकसित करने के लिए सृजनात्मक कौशल होना अनिवार्य होता है। ठीक है। उसके बाद उपभोक्ता शिक्षा के लिए शैक्षिक सामग्री तैयार करने के लिए लेखन कौशल होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि उपभोक्ता शिक्षा के लिए शैक्षिक सामग्री तैयार करना आना चाहिए उसको, और लेखन कौशल होना चाहिए उसके पास में। साथ ही जो उपभोक्ता है और जो जनता है इसके बीच में सहायता करने की उसके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण कार्यविधि और शिकायत निवारण संस्थाओं को जानकारी देना आना चाहिए। साथ ही उत्पादों की उससे गुणवत्ता पता होनी चाहिए, मानक पता होने चाहिए, मिलावट कैसी है कैसी नहीं है ये पता होना चाहिए, मिलावटों के पदार्थ कौन से, कैसे इसकी जानकारी ली जा सकती है, किसने मिलावट की है, उन सभी को सजा दिलवाना ये उसको आना चाहिए। साथ ही उपभोक्ता संरक्षण कानूनों, उपभोक्ता अधिकारों और दायित्वों की उसे जानकारी होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा व्यक्ति यानी कि एक अच्छा जो है वो उपभोक्ता अध्ययन के क्षेत्र में कार्य कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं, आप इजीली से पढ़ सकते हैं। ओके, वेल आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो मैं काम करता हूं, मैं आपको क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, मैं आपको क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूं, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, माफी चाहूंगा इस चीज के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सही से अभी बोल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, जितना एनर्जी था वो मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, बाकी आप जो है सारी चीजों को पढ़ लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, और चलिए एक बार थोड़ा सा फिर से ट्राई करते हैं कि रमेश wants to make a career in the field of customer studies. For this, he should have skill from front. Also tell what kind of information he should have about his white या फिर whatever जो भी है skill required for a career in consumer studies. तो ये कुछ है, गुड कम्युनिकेशन स्किल है। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें हैं, आप इन सभी को पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मेरे को बोलने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है, इसीलिए मैं इसे जल्दी से क्वाइट करने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ एक तरीके से। ठीक है ना, अब जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 33 रहेगा आपका कि खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के व्यावसायिक में कौन से ज्ञान और कौशल होने आवश्यक है। ठीक है, तो खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यावसायिक में कौन कौन से ज्ञान और कौशल होने चाहिए। तो बेसिकली इसमें आपको खाद्य ज्ञान, खाद्य रसायन, ठीक है, सूक्ष्म जीव विज्ञान, खाद्य संसाधन, बेहतर चित्र निर्माण, ये सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, कच्चे और पके हुए जो निर्मित खाद्य संगठन होते हैं इनकी गुणवत्ता और इनकी सुरक्षा का विश्लेषण करना आपको आना चाहिए। ठीक है, और ये पॉइंट आप पढ़ लेना वैसे तो, जैसे कि खाद्य पदार्थ है इसको पैक करना आना चाहिए, उस पर लेबल लगा के रखा जाना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, औद्योगिक पद्धतियां क्या होती हैं, कैसे नियंत्रित की जा सकती हैं, क्या उपभोक्ता क्रय का पैटर्न होता है, डिजाइन तैयार कैसे करते हैं, विश्लेषण कैसे करते हैं, और खाना बनाने और प्रक्रिया की क्या क्या इसमें कौशल की आवश्यकता होती है। तो इन चीजों को आप इजीली रीड आउट कर लीजिए। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। अब एक इंग्लिश में यही क्वेश्चन कि व्हाट नॉलेज एंड स्किल्स आर नेसेसरी फॉर अ प्रोफेशनल इन दी फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो आप इन सभी पॉइंट्स को इजीली रीड आउट कर लीजिए। बच्चों शिकायत मत कीजिएगा कि सर आपने समझाया नहीं लास्ट के एक दो क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ अभी। वेल फिर भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर दिखा दे रहा हूँ एक बार बोल के, ताकि आप समझ जाएंगे सारी चीजों को। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 4 मार्क्स से जो 4 क्वेश्चन थे ये हमने देख लिए बच्चों। ठीक है, और 2 क्वेश्चन में चॉइस थी वो मैं आपको समझा चुका हूँ। ओके, अब क्वेश्चन 34 आ जाएगा और एक 35 आ जाएगा। 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे, एक में हमको पहले में चॉइस मिल चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 34 है भाई कि नैदानिक पोषण से आप क्या समझते हैं। नैदानिक पोषण और आहारिकी के अध्ययन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो पहले हम ये समझ लेंगे कि भाई नैदानिक पोषण होता क्या है। तो बेसिकली नैदानिक पोषण जो है वो हमारे पोषण का वह भाग विशेष क्षेत्र जो बीमारी से संबंधित है। ठीक है, पोषण का वह विशेष क्षेत्र जो कि बीमारी से संबंधित है वो नैदानिक पोषण कहलाता है। इस क्षेत्र को चिकित्सीय पोषण उपचार भी हम कह सकते हैं। नैदानिक पोषण रोगियों के पोषण प्रबंधन पर केंद्रित होता है। दैट मीन्स ये नैदानिक पोषण जो है वो क्या करता है कि कोई जो मरीज होता है, व्यक्ति बीमार होता है, उसके न्यूट्रिशन के संबंध, उसके पोषण के संबंध में ये इसका मेन टारगेट होता है। आहार की क्या होती है, ये एक विज्ञान होता है जो हमें बताता है कि भोजन और पोषण जो है ये स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं, या पोषण के सिद्धांतों के आधार पे व्यक्तियों को
खिलाने से संबंधित होता है। ठीक है, आहार की क्या है, ये एक तरीके का विज्ञान है जो हमें बताता है कि हमारा भोजन हमारे पोषण में ये किस तरीके से हमारे स्वास्थ्य को नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट डालने वाला है। ठीक है, ये सारी चीजें। अब इसका महत्व क्या होता है, निदान की और आहार की पोषण का महत्व। तो बेसिकली निदान की पोषण जो है ये प्रमाणित बीमारी वाले मरीजों के पोषण प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है। यह छोटी बड़ी बीमारी, त्रिकट, असाध्य बीमारी व दीर्घकालीन बीमारी की परिस्थितियों में यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि व्यक्ति का समुचित रूप से पोषण हो और इसके लिए जो व्यक्ति सेवाएं दे रहा है वह प्रशिक्षित आहार विशेषज्ञ हो, डॉक्टरी पोषण उपचारक हो, चिकित्सीय पोषण विशेषज्ञ हो, तभी वो अच्छा कार्य कर सकता है। ठीक है, और भी यहाँ पे कुछ कुछ अनदर पॉइंट्स हैं बच्चों, आप इन सभी को रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन सभी को पढ़ सकते हैं, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा का पूरा आंसर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हो गया हमारा आंसर कंप्लीट, और पढ़ लीजिएगा बच्चों वेल। ठीक है, सॉरी माफी चाहूंगा आपसे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन की ICTO, इसका उपयोग विकास संचार के सशक्तिकरण उपकरण के रूप में किया जाता है। तो हाल ही में महामारी के दौरान 4 उपयोग आपको बताने में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो 5 बताने चाहिए थे। IC2 इसके उपयोग के बारे में। तो भाई IC2 एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। ठीक है, तो मुख्य रूप से लोगों को कंप्यूटर, वीडियो, टेलीफोन, फैक्स मशीन, मोबाइल फोन, रेडियो, टेलीविजन, उपग्रह संचार, इन सभी के माध्यम से ये जो ICTU है ये क्या करती है, ये लोगों तक सूचना प्रदान करती है। मोबाइल फोन के प्रयोग से आज के टाइम पे दुनिया जो है वो बहुत ही व्यापक स्तर पे एक दूसरे से जुड़ चुकी है। इस महामारी के दौरान में मोबाइल फोनों ने बाजार, सामाजिक व्यापार और सार्वजनिक जो सेवा हैं इन सभी को आसान बनाया है, क्योंकि जब भी आपको मास्क वगैरह लगाना पड़ता है, बाहर जाने के लिए मना किया जाता है, तो यही हमारा फोन ही हमारे सारे काम करता है। सरकार के द्वारा महामारी के संबंध में जानकारी अगर फैलानी है तो उसके लिए न्यूज मीडिया है। न्यूज मीडिया के लिए बेसिकली सबसे मेन जो पार्ट है वो इंटरनेट यानी कि मोबाइल फोन आ जाता है। ठीक है, ICTO के विभिन्न साधनों के द्वारा आर्थिक सेवाएं जैसे कि बैंकिंग हो गया, वित्तीय लेन देन हो गया, विपणन, वितरण, रोजगार, सार्वजनिक सेवाएं, इन सभी का प्रयोग आसानी से किया जा रहा है। शैक्षिक सामग्री भी आज के टाइम पे इंटरनेट से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसको। स्कूल हो गया, विश्वविद्यालय, महाविश्वविद्यालय, ये सभी जो है यहाँ पर भी मोबाइल, कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन जो है वो बहुत सारे ऐप्स पर क्लासेस ली जाती हैं, बच्चों को पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छी बात है। ICTO आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से बहुत ही ज्यादा परिवर्तनकारी हुआ है, खास करके उन बच्चों के लिए जो कोरोना में अपने बेसिकली इस महामारी के टाइम पे अपने स्कूल से हाथ धो बैठे थे, यानी कि वो बेसिकली स्कूल जा नहीं पा रहे थे। ठीक है, एक तरीके से यही होगा कि जा नहीं पाने तो मतलब स्कूल से कटी गई एक तरीके से, है ना। तकरीबन 2 साल तक ऐसा रहा था, आपने देखा था पेंडेमिक में, तो वही चीज है। ठीक है, लोग अपने फोन का इस्तेमाल सिर्फ दुनिया भर के लोगों से जुड़ने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि अपने फोन के जरिए बिल पेमेंट, ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवाएं लेना, मार्केटिंग करना, वस्तु खरीदना, व्यापार करना, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप अपने आसान तरीके से खुद भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन में 35 के दोनों क्वेश्चन होंगे। तो आशा करता हूं आप वैसे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, आप इसे पढ़ लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, मैंने कोशिश की थी कि मैं आपके लिए अच्छे से बनाऊंगा, इसलिए टाइम वेट किया बहुत ज्यादा कि थोड़ा ठीक हो जाएगा तो मैं बनाऊंगा, लेकिन कोशिश करके मैंने बनाया भी, तो 20-25 मिनट में बोल पाया अच्छे तरीके से। बाकी आपको मैं और दिखा देता हूँ इंग्लिश में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई न्यूट्रिशन एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। तो क्लिनिकल न्यूट्रिशन होते क्या है एंड डायटेटिक्स क्या होती है, ये संबंध में आप ये पॉइंट रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद में इन दोनों का इंपॉर्टेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। तो इस संबंध में आप ऑप्शन A, B, C पहले ये 3 लिख देंगे, उसके बाद में और बचते हैं आपके 2 ऑप्शन, तो आप उन सब में ये वाले लिख देंगे। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे अगला आ जाएगा आपका इसी में क्वेश्चन है, ICTO is used an empowerment tool of development communication. State is for uses during the recent pandemic. तो वो क्या है वो हमें यहाँ पे समझाना है। ठीक है, तो क्या करके आप समझाएंगे, तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि ICTO use of social media as an empowerment tool of development communication. तो आपसे इस संबंध में पहले ये 2 पॉइंट लिख दें, ये 3-4 पॉइंट लिख दें पहले तो। ठीक है, और इसको लिखने के बाद में फिर आपके सामने और भी पॉइंट आएंगे, अभी ये रहे, इन पॉइंट को आप इजीली रीड आउट कर सकते हैं, और ये सभी के सभी पॉइंट जो है वो आपके पेपर में लिख देना। ठीक है, देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा टोटल जो वो 6 से 7 पॉइंट लिखने, ज्यादा नहीं लिखने। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का, 6-7 पॉइंट लिखिएगा। मैंने आपको 10 इसलिए बता दिया ताकि आपको कोई याद ना रहे, तो आप इजीली उसे समझ पाए। ठीक है, आप देख रहे होंगे मेरी वॉइस भी डाउन हो चुकी है काफी। वेल
एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी में लगे हुए व्यावसायिकों में कौन सा ज्ञान और कौशल होना चाहिए। यानी कि खाद्य प्रसंस्करण के लिए और प्रौद्योगिकी में जो व्यक्ति काम करते हैं तो उनको काम करने के लिए किस किस तरीके का ज्ञान और कौशल उनके पास होना चाहिए। तो बेसिकली 3 इस तरह में आप इसे वर्गीकृत कर सकते हैं। एक होता है सामान्य रूप में खाद्य, तो जो भी इस तरीके का काम करता है उसे खाद्य सामग्री की प्रकृति और गुण का पता होना चाहिए। साथ ही पोशाक जो पोषक होते हैं, ठीक, उसकी मात्रा, उसका विश्लेषण कैसे किया जाता है ये पता होना चाहिए। खाद्य पदार्थ की लागत क्या है, उसकी कीमत क्या है, कैसे इससे मुनाफा कमाया जा सकता है ये पता होना चाहिए। रासायनिक पीड़कनाशी, समय, नमी, ताप, इन सभी का प्रभाव पता होना चाहिए। कब क्या हो सकता है, खाना कैसे खराब हो सकता है, खाने को कैसे बचाया जा सकता है ये पता होना चाहिए। खाद्य सुरक्षा और खाद्य स्वच्छता ये पता होनी चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी का ज्ञान होना चाहिए अपने इस खाद्य के क्षेत्र में, यानी कि अपने इस खाद्य जो इनका फूड सिस्टम होता है, फूड डिपार्टमेंट होता है, इसके संबंध में इन्हें सूचना वगैरह इन सभी की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इन सभी पॉइंट्स को इजीली रीड आउट कर लें। बाकी मैंने समझा तो दिया ही है जितना कोशिश कर सकता था। दूसरा ये है कि भाई खाद्य उत्पादन विकास, तो ये क्या करता है, तो बेसिकली पाक क्रियाओं के कौशलों का ज्ञान होना चाहिए, इनके भोजन कैसे पकाना वगैरह ये पता होना चाहिए। उत्पादन विनिर्देशनों और उनका परीक्षण करने का ज्ञान होना चाहिए। खाद्य पदार्थों के गुणवत्ता नियंत्रण तथा परीक्षण और मापन का ज्ञान होना चाहिए। प्रौद्योगिकी पद्धतियां, विनिर्माण तंत्र, उनको नियंत्रण कैसे करना है ये पता होना चाहिए। उत्पाद पर लेबल लगाना, फिर उसको पैक करना ये पता होना चाहिए। संकट का विश्लेषण और क्रांतिक नियंत्रण बिंदु, मींस की कोई भी संकट वगैरह आ जाता है खाने के संबंध में तो उसको कैसे नियंत्रण करना है, कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे उसको और विश्लेषण करना है, ये सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में है रेसिपी विकास। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि पाक क्रिया कौशल और ऊर्जा उपयोग में निपुणता, यानी कि भोजन पकाने में ऊर्जा उपयोग में निपुण होना चाहिए। संगठकों का उपयोग, उनका यथार्थ मापन और तोलना आना चाहिए। मूल रेसिपी को डिजाइन करना, उसका विश्लेषण करना और उसको अपनाना ताकि आपका कुछ भी नुकसान ना हो, इस तरीके से अपनाना ये आना चाहिए। खाद्य पदार्थों को संभालने और काम में लाने का अच्छा कौशल होना चाहिए। स्वच्छता और सुरक्षा के मापदंड जो है इन सभी को पालन करते हुए खाद्य उत्पादन करना आना चाहिए। औजारों और उपकरणों को सावधानी पूर्वक उपयोग करना आना चाहिए। उपभोक्ता के बहुत उत्पादों को बनाना और डिजाइन में डेली बेसिस पे या फिर टाइम टू टाइम नए नए परिवर्तन करते रहने चाहिए, जिससे कि उपभोक्ता जो खुश रहे और उसे नई नई चीजें मिलती रहे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें थी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा बच्चों। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, एक क्वेश्चन भी पढ़ के भी समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन था हमारा कि खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी में लगे हुए जो व्यावसायिक लोग हैं इनमें कौन सा ज्ञान और कौशल होना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है सामान्य रूप में खाद्य ज्ञान कौशल, और दूसरा है खाद्य उत्पादन विकास ज्ञान कौशल, और तीसरा है रेसिपी विकास खाद्य उत्पादन ज्ञान कौशल। ये सारी चीजें इसमें होनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो आगे देखते हैं। अब हम इंग्लिश वीडियो में एक बार समझा देता हूं आपको कि व्हाट नॉलेज एंड स्किल शुड अ प्रोफेशनल एंगेज्ड इन फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रोसेस। इसे हम बेसिकली 3 लेवल्स में डिफाइन कर सकते हैं। फूड एज ए मटेरियल, ठीक है, पार्ट 1, जिसमें आपको ये जो बातें हैं वो पता होनी चाहिए। एंड द सेकंड इज दैट कि फूड प्रोडक्शन डेवलपमेंट। ठीक है, तो फूड प्रोडक्शन डेवलपमेंट के संबंध में आप ये पॉइंट लिखेंगे। ओके, एंड थर्ड रेसिपी डेवलपमेंट। तो इस संबंध में आप ये जो पॉइंट है आपके सामने इन सभी को लिख देंगे। ठीक है, एक पॉइंट आपका ये हो जाएगा। ये सारी चीजें आपके यहाँ पे आ जाती हैं। ओके बच्चों, वेल यहाँ पे हमारा पेपर तो खत्म हो गया है, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि मैं आपको पूरा पेपर अच्छे से नहीं समझा पाया। कुछ यहाँ पे तकरीबन 20 से 30% भाग रह गया, जिसे मैं आपको अपनी पूरी एनर्जी के साथ में नहीं समझा पाया। वेल जितना मैं समझा पाया हूँ, आई होप कि आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, और आप सभी को बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, और लाइक करके हमारा और ज्यादा मोटिवेशन बढ़ाइए, क्योंकि आप जितना ज्यादा लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा और मोटिवेशन बढ़ेगा ऐसी और भी वीडियोस बनाने के लिए। शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में। बाकी आप सभी को आपके अपने होम साइंस के प्री बोर्ड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।